ओके, सो हम शुरू करेंगे। दैट इज़ द पॉलिटी। पॉलिटी के 20 पेजेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट 20 पेजेस ऑफ द पॉलिटी बुक। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे उसकी मेकिंग हुई है। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं स्टेट के बारे में, मतलब गवर्नमेंट के बारे में, कंट्री के बारे में, जो स्पेसिफाई करते हैं कि कैसे जो स्टेट है वो कैसे बना, कैसे है, क्या नॉर्म्स है, क्या प्रिंसिपल्स है जो वो फॉलो करेगा, और इसलिए हम उसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी बोलते हैं। फंक्शंस की बात करूँ तो एक सेट है, ये बेसिक रूल्स के, बहुत सारे बेसिक रूल्स इसमें लिखे हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन है हमारे अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी में। ये स्पेसिफाई करता है, बताता है कि किसके पास पावर है टू मेक द डिसीजन एक सोसाइटी में, और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है बनी हुई है, ठीक है। और ये कुछ लिमिट्स भी पुट करता है ऑन वट अ गवर्नमेंट्स कैन इम्पोज, जो कि गवर्नमेंट रख सकती है अपने सिटीजन्स पे। एंड गवर्नमेंट जो है मे नेवर ट्री पास द लिमिट्स, एज वेल एज गवर्नमेंट पे भी कुछ लिमिट्स हैं जो वो कभी ट्री पास नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि फुलफिल कर पाए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी हेल्प से फुलफिल कर सकते हैं एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, एंड क्रिएट कर सकते हैं कंडीशन एक जस्ट सोसाइटी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी का ये हमें एक्सप्रेस करता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट कर रहा हो गवर्नमेंट की पावर को। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होना एक तरीके से, है ना, जो कि लिमिट करेगा गवर्नमेंट की पावर को, और रूल ऑफ लॉ इंश्योर करता है, आर्बिटरी अथॉरिटी ना हो ये इंश्योर करता है, एंड प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को। तो तीन चार ये काम कर रहा है, लिमिट कर रहा है गवर्नमेंट को, रूल ऑफ लॉ ला रहा है, आर्बिटरी अथॉरिटी को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड हमारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल के राइट्स को भी, ठीक है। सो ये जो अप्रोच है इसको, इसके लिए हमें क्या चाहिए? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे भी हमारी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इवनली, ठीक है। तो पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है, ध्यान रखना है। ये मेरे 2021 में पूछा भी गया है कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, तो दैट इज अ पावर विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। now बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी का। इसका मतलब होता है अधेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब अधेयर करना है हमें, हमें फॉलो करना है जो भी कोर प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन के एक डेमोक्रेसी में। मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, तो एक तरीके से मॉरल वैल्यूज़ को दिखाता है कि क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है कि इंडिविजुअल जो दिखा रहा एग्जाम्पल है ना, अपहोल्ड करना, मतलब जो भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मॉरल्स हैं उनको फॉलो करना, दैट्स इट। स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेट में हमारा क्या क्या आता है? फिक्स टेरिटरी आती है, सोवरेनिटी आती है, ठीक है, जो इसका मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल ना, बाहर का कंट्रोल नहीं है। पॉपुलेशन आती है, लोग आते हैं, एंड गवर्नमेंट आती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नेशन की, तो नेशन क्या है? एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक बेसिकली एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रहते हैं, और जिनका एक कनेक्शन है बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी, उनकी कोई भी कम्युनिटी है, चाहे हिस्ट्री, चाहे कल्चर है, एनीथिंग एल्स। नेशन स्टेट इज द स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें दोनों के फीचर्स होंगे, है ना, ये सारी चीज़ें भी हैं, प्लस में एक कॉमनैलिटी भी है ना, इसके कारण वो रह रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट। ओके, कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये जनरली हम इसको यूज़ करते हैं सिनोनिमसली विद द स्टेट एंड नेशन के साथ, बट कोई भी फिक्स इसकी एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। सो कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट भी नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज वगैरह करके, तो नॉट अ बिग डील। अगर मैं बात करती हूँ ओवरव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूल्स, जो कि 22 है। वैसे अगर सब पार्ट्स को भी लगाए तो 25 है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है दैट इज पार्ट ए, दैट इज अ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन आ गया, यूनियन के बाद क्या रहेंगे? लोग रहेंगे उसमें, दैट इज सिटीजनशिप। उनके बाद उनको राइट्स दिए जाएंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद डीपीएसपी दिए जाएंगे गवर्नमेंट को बताने के लिए। उसके बाद हमारा ऐड हुआ था 4 दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी। यूनियन आता हमारा 5th पे, 6th पे आता है हमारा स्टेट्स, ठीक है। 7th पे आता है, 7th हमारा रिपील कर दिया गया है तो वो आता नहीं है, एंड दैट उसके बाद हमारा आता है दैट इज 8th पे यूनियन टेरिटरीज, 9th पे आता है पंचायत, 9A पे आता है म्यूनसिपैलिटीज, 9B पे आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 10th पे आता है शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरिया, और उसके बाद 11th पे आता है हमारा दैट इज रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो इस तरीके से हमारे आते हैं, ठीक है, फाइन। नाउ अगर मैं बात करती हूँ आगे, तो उसके आगे क्या हमने लिया था? फॉरेन टूर्स साउंड्स एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव, सॉरी। सो अब एक एक करके इसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो F4 आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स, ठीक है। एंड उसके बाद T4 क्या आता है? ट्रेड, कॉमर्स, है ना, क्या क्या वेट या ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद S4 क्या है? S4 है सर्विसेज, जो कि अंडर द यूनियन एंड स्टेट आ रही हैं। T4 ट्रिब्यूनल्स, एंड E4 इलेक्शंस, ठीक है, फाइन। ये हमारे हो गया टिल द 15 तक हो गया हमारे। 15 के बाद हमारे 16 से लेके दिस इज टिल 15, 12 to 15 तक। उसके बाद हमारा फ्रॉम 16 to 22, ठीक है। सो वी हैव क्या था? शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, ठीक है ना। तो S4 क्या है? S4 क्या है हमारा? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस, है ना, स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू द सर्टेन क्लासेस। उसके बाद O4 क्या? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना, कहाँ गया? यहीं पे तो था ऑफिशियल लैंग्वेज, या हेयर ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद E4 क्या है? E4 इज इमरजेंसी प्रोविजंस, E4 इमरजेंसी प्रोविजन। M for miscellaneous, A for amendment of the constitution, T for temporary transition and हमारी special provisions, and then there is a S for short title, commencement and authoritative text in Hindi and repeals. That's it.
ओके, सो हम बात करते हैं नाउ शेड्यूल्स की। शेड्यूल्स के लिए एक हमने बनाया था दैट इज टीयर्स, ठीक है, ऑफ ओल्ड पीएम, ऑफ ओल्ड एंड पीएम। सो P4 पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, अगर पीछे से शुरू करें तो 11th एंड 12th में क्या है हमारे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायत की पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें 29 मैटर है और इसमें हमारे 18 मैटर है, ठीक है। एक कम हो गया 2 से 1 9 से 8, ठीक है। 11th एंड 12th, और ये किससे ऐड हुए थे, दैट इज 73rd से यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड। तो दैट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना। और उसके बाद हमारा क्या है L4 दैट इज़ अ लैंड से रिगार्डिंग है, दैट इज जो लैंड को उसके लिए लैंड रेगुलेशंस के थ्रू, लैंड रिफॉर्म के थ्रू ये 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, दैट इज 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या प्रोविजन है कि हम वैलिडेशन कर सकते हैं कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का। बेसिकली किससे लाया गया था कि पार्लियामेंट, देखो कौन प्लेस कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है, और कुछ भी प्लेस कर सकता है वो अपनी मर्जी से। अर्लियर क्या था, पहले क्या था कि जो भी एक्ट्स थे, जो भी शेड्यूल में रहेंगे उसको प्रिवेंट किया जाता था कि वो चैलेंज ना हो पाए एससी, मतलब एससी उनको चैलेंज ना कर पाए, द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है। लेकिन लेटर क्या हुआ, बाकी भी बहुत सारे एक्ट इसमें रखे गए प्रिवेंट करने के लिए कि जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में IR, ये भी जो भी अजीब सा केस है, इसके तहत बोल दिया गया था कि जो भी शेड्यूल रखे गए हैं उनको आप जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। 2018 में पूछा भी गया, तो यस कब्र का, ठीक है, तो पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, कोई भी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर जुडिशियल रिव्यू देगा, ठीक है। अच्छा, किसके लीडरशिप में था, दैट इज जवाहरलाल नेहरू के। क्वेश्चन आए हुए हैं, सो यू हैव टू इस वाले शेड्यूल पर अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद हम बात है शुरू से, दैट इज टीयर्स। तो T4 इज द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, फर्स्ट में आता है। सेकंड में आता है हमारे E फॉर एमुलेमेंट्स, प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस। तो यहाँ पे हमारे कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर, इन सबको मतलब जो भी मेन पर्सनालिटीज़ है जिनको कुछ अथॉरिटी दी गई है, दैट इज स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, है ना, स्पीकर, वो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड हमारे काउंसिल्स के भी, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड कैग, ठीक है। तो इन सबको हमने अलाउंसेस, प्रिविलेज, एमिलमेंट्स का दिया। एंड थर्ड में हम बात करते हैं ओथ और फॉर्मेशन, कौन करेगा, ये वो करते हैं, दैट इज कैंडिडेट्स होते हैं, MLAs MPs जो ज़्यादा काम करेंगे लोगों के लिए, तो वो ज़्यादा नहीं है, मिनिस्टर्स वगैरह। एंड तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड कैग ये दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ शेड्यूल, दैट इज R फॉर राज्यसभा। राज्यसभा की सीट्स किस तरीके से लोकेट होंगी हमारी स्टेट्स एंड यूटीज़ में। फिफ्थ में आ जाता है, 5th एंड 6th में कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। दैट इज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स का है। तो 5th में हम सबको ले रहे हैं, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड 6th में हम ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरियाज को, वो भी AMTM, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ध्यान रखना है, 5th में सबको लेंगे, 5th में सबको लेंगे, 6th में सिर्फ और सिर्फ AMTM को। 6th इज फॉर AMTM, ठीक है। 7th के में बात करूँ तो दैट इज अ लिस्ट वाला सिस्टम है, दैट इज यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा बहुत ना। हम बात करते हैं 14 लैंग्वेजेस हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जनरली देखो सारी तो साउथ की हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, है ना, मराठी, ये सारी साउथ की आ गई। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत संस्कृत, उर्दू जैसे कि जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी जो सबसे कॉमन है ऑफकोर्स, एंड कश्मीरी भी है थोड़ा नॉर्थ में देखेंगे, एंड असमी, बंगाली हुआ, गुजराती हुआ, ये सारी पुरानी लैंग्वेजेस है, ओडिया, पंजाबी। सो ये सारी पुरानी जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं। उसके बाद जो बाद में ऐड की है दैट इज सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। तो नेपाली भी ध्यान रखना है, मणिपुरी है, कोंकणी है, एंड हमारी बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथली है, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सी है, सिंधी है, कोंकणी है ना, नेपाली है, और मणिपुरी है, और कौन सी है, मैथिली है, सैथली है, बोडो है और डोगरी है ना। तो ये हमारी 4 लैंग्वेजेस हैं, फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबको पता है लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, 465 आर्टिकल्स है करंटली उसके पास, जिसमें 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल है। ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसका मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पे 2 हेड होते हैं, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जहाँ पे मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे एग्जीक्यूटिव की टू द लेजिस्लेचर। एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूल मेंबरशिप होती है हमारे मिनिस्टर्स की, ठीक है ना, वो मिनिस्टर भी हैं, वो है ना, एज वेल एज दे आर द मेंबर्स। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती है, एंड डिसोल्यूशन हो सकता है लोअर हाउस का, दैट इज लोकसभा या फिर असेंबली का। ना बात करते हैं इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंटीग्रेटेड भी इंडिपेंडेंट भी है। सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का। तो पार्लियामेंट को भी सोवरन रखा है, जुडिशियल को भी सुप्रीम रखा है, इन दोनों का सिंथेसिस है। तो ऐसा नहीं कंप्लीटली, इसको हम कह सकते हैं एक ब्लैंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का, जिससे हमें एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट है। फेडरल फीचर है हमारे यूनिटरी बायस के साथ, ठीक है, फेडरल है लेकिन यूनिटरी की तरफ टिल्टेड है। कोई भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बट एक चेक एंड बैलेंसेस जरूर
है। अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबसे पहले 1934 में हमारा आइडिया आ गया था जो कि एम एन रॉय ने दिया था। 1935 में हमारा फर्स्ट डिमांड उठी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बाय कांग्रेस के थ्रू, है ना। 1940 में इन प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस बाय अगस्तोफर आया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1946 में फाइनली कैबिनेट मिशन को थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए हम इलेक्शन कराते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखो एम एन रॉय। उसके बाद हमारी कांग्रेस बोल रही है। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, हमारे अगस्तोफर आ रहा है। उसके बाद हमारा क्रिप्स मिशन आ रहा है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है। तो कैबिनेट के तहत हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस कराते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी, पार्शली इलेक्टेड थी, पार्शली नॉमिनेटेड थी, ठीक है। जो उसके मेंबर्स थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है। और किसने करे थे, बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज ने करे थे, ओके। क्योंकि जिनके पास दमसेल्स, उनके पास एक तरीके से क्या था, तो लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, ठीक है। ओरिजिनली 389 सीट्स थी, है ना। और उसमें से जो थी हमारे, लेकिन लेटर वो रिड्यूस होकर कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी, है ना। एंड उसमें से प्रिंसी स्टेट 70 थी। सो सीट्स इन ईच प्रोविंस जो है वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 मेन कम्युनिटीज़ में थी। कौन कौन से, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल्स, हिंदूज नहीं थे, स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। उसके बाद 9 दिसंबर को पहली मीटिंग होती है जिसमें मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देती, आती नहीं है। इसमें सचिंद्र सिन्हा को हम प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाते हैं, मतलब उस टाइम पे टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। 11 दिसंबर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो मेन इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट बनते हैं, एंड एच सी मुखर्जी एंड जो हमारा कृष्णाचार्य उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्या आदि चीज़ ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं रहा। 9 दिसंबर को जब होता है तो हम सचिंद्र सिन्हा को बनाते हैं, ठीक है। सिन्हा को बना रहे हैं एज अ प्रोविंशियल, परमानेंट नहीं है। लेकिन जब 11 को होता है तो हमारे राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, है ना। राजेंद्र प्रसाद बनते हैं प्रेसिडेंट, और हमारे कृष्णाचारी एंड हमारे कौन, मुखर्जी हमारे क्या बनते हैं, दैट इज कृष्णाचार्य मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है। ध्यान रखनी है चीज़ भी। उसके बाद हमारा 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव होता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हमारा माउंट बेटन प्लान आता है, और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसके तहत जो असेंबली है उसको एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना देते हैं ना। उस पर किसी का भी कंट्रोल रहेगा। असेंबली ऑल्सो एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन जाती है, बिकॉज उस टाइम पे कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं था, ऐसी कोई भी बॉडी नहीं थी जो कि लॉ बनाए, तो वही बन जाते हैं। और वो फर्स्ट पार्लियामेंट भी कही जाती है हमारी फ्री इंडिया की, ठीक है। कहीं तो डोमिनेंट लेजिस्लेचर है, बट फ्री पार्लियामेंट है हमारी, फर्स्ट पार्लियामेंट हमारी फ्री इंडिया की। तो जेवी मवलंकर और इसकी क्या बनते हैं, स्पीकर बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस हुए थे बेसिकली, जो कि 2 साल 11 महीने और हमारे 18 दिन के ऊपर हुए थे। 26 नवंबर को 1949 को साइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके तहत अडॉप्ट किया गया था, और हमारे जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है ना, 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे अदर फंक्शंस भी किए थे, जैसे कि उन्होंने अडॉप्ट करा था नेशनल फ्लैग सबसे पहला। उसके बाद उन्होंने रेटिफाइड करी थी कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को एक्सेप्ट किया था, है ना। और उसके बाद उन्होंने नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग जो है उनको भी, जिनका दोनों का ही बराबर का स्टेटस है, उसको अडॉप्ट किया। तो पहले फ्लैग को किया, फिर कॉमनवेल्थ, फिर हमारा सॉन्ग हुआ, हमारा दैट इज एंथम हुआ, और उसके बाद उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। प्रोविजन जो रिलेटेड है सिटीजनशिप के, इलेक्शंस के, प्रोविंशियल पार्लियामेंट के, टेम्परेरी ट्रांजिशन प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल, तो जो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो, सबसे पहले इंडिपेंडेंस हो रहा है तो सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी है ना, कि कौन से रीजन। उसके बाद इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि इलेक्शन होंगे तभी गवर्नमेंट बनेगी। और उसके बाद जो टेम्परेरी जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट बना रखी है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ हमें चलाने पड़ेंगे, टेम्परेरी प्रोविजंस भी रखने पड़ेंगे जब तक हमारी एग्जैक्ट पार्लियामेंट ना बन जाए ना, एज वेल एज शॉर्ट टाइटल्स। तो इन सारी चीज़ों को हमने लागू कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट कमिटीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद, देखो ये डायरेक्शंस दे रहे हैं, इसलिए स्टेयरिंग को देखेंगे एंड रूल्स को देखेंगे, है ना। रूल्स को देखेंगे एज वेल एज ये क्या देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, नेशनल फ्लैग की कमेटी को भी देखेंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, यूनियन एंड स्टेट में ज़्यादा इंटरेस्ट थे, तो यूनियन पावर कमेटी, स्टेट कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये देखेंगे। एज वेल एज ये स्पेशल कमेटी भी देख रहे हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना। उसके बाद सरदार पटेल की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे क्या थे, पीए थे, है ना। पीए मतलब प्रोविंशियल कमेटी को देखेंगे, एज वेल एज एडवाइजरी कमेटी ऑन दी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। उसके बाद हम बात करें पीताभाई सीतारम्य, तो पिताभाई सीताराम का होम से कमेटी है, तो होम हाउस कमेटी एज वेल एज चीफ कमिश्नर्स कमेटी। के मुंशी क्या देता है, ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ये रखेंगे, ठीक है। कृष्ण स्वामी, तो दैट इज क्रेडेंशियल, कृष्ण इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट्स क्रेडेंशियल। जीवी मवलंकर की अगर मैं बात करूँ तो एक कमेटी थी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, ठीक है। तो ये फंक्शंस को देख रहे हैं, बिकॉज ये कौन थे बने थे, स्पीकर बने थे। वर्धाचारी असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन अच्छा अत्याचार होगा तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो एडॉक कमेटी देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे। एस के धार का मतलब है धार, और धार किस में लगाई जाती है, हमारी लैंग्वेज मतलब स्वर में, तो दैट इज लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की, तो हमारी सेटअप हुई थी अगस्त 29 1947 को, ध्यान रखना है क्योंकि 1947 में हो गई थी, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड प्लस इसमें 6-7 मेंबर्स है, जिसमें से B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे, अय्यर थे, मुंशी थे, सबदुल्ला थे, राव थे, कृष्णाचारी। तो अयंगर, अय्यर, मुंशी, राव, सबदुल्ला एंड कृष्णाचारी, तो ध्यान रखना है इस तरीके से।
ना अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी, तो यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचाइज को ओनली प्रोविजन था जिसको बिना डिबेट के हमने करते थे, बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज इलेक्शंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी ही। देखा था चार्टर एक्ट में भी किस तरीके से, नॉट चार्टर एक्ट इन द लास्ट जो एक्ट थे उनमें किस तरीके से इलेक्शन को की बढ़ोतरी देखने को मिली थी, ठीक है ना। उसके बाद सील की बात करो तो एलिफेंट, ठीक है। सील कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस कौन थे, राव थे, सेक्रेटरी अयंगर थे, चीफ ड्राफ्टमैन मुखर्जी थे, कैलीग्राफर हमारे प्रेम बिहारी थे, डायरेक्टर हमारे बोस एंड राम मनोहर सिन्हा थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे किस किस तरीके से हमने कोई बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो बोरो करे हैं, तो क्या सोर्स रहा है उस चीज़ का, दैट इज सबसे पहला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। देखो जो भी चीज़ें पार्लियामेंट से रिगार्डिंग वो हमने लिया है, जैसे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना, रूल ऑफ लॉ ना, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कैसा होगा, कैबिनेट सिस्टम कैसा होगा, है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होंगे, बाइकैमरलिज्म होगा, है ना, बाकी जो सिंगल सिटीजनशिप है एंड प्रोरोगेटिव रिट्स भी हमने यहीं से लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से हमने क्या क्या लिया, देखो फेडरल स्कीम, क्योंकि सबसे पहले बार जो फेडरेशन की बात थी वहीं पे की गई थी। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जजिशरी लिया क्योंकि इस टाइम पे जजिशरी पब्लिक सर्विस कमीशन से ये सारी चीज़ें बनी गई थी, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी लिए हैं, ठीक है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो हमने वहाँ से क्या लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या लेंगे, एक तो जजिशरी के बारे में, तो जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जजिशरी, जजिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट कैसे होगा, प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस का, एंड वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, क्योंकि वहीं पे है सिर्फ, एज वेल एज फंडामेंटल राइट्स, तो राइट्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो ये बीच की चीज़ें दे रहा है, जैसे कि कॉन्क्रेंट लिस्ट बीच की हो गई है ना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स की हो गई, जॉइंट सेशन हो गया, सिटिंग हो गई हमारे टू हाउसेस की, जब बात नहीं बनती तो बीच पे क्या रास्ता है, दैट इज जॉइंट सेटिंग, तो बीच की चीज़ें दे रहा है। कैनेडियन मतलब, कैनेडियन का मतलब सी से याद करना, सेंटर को चंट, थोड़ा चंट बना रहा है, सेंटर की तरफ टिल्टेड है, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना, फेडरेशन है स्ट्रॉन्ग सेंटर को सेंट करा है, रेजिडरी पावर भी किसको दे रहा है, सेंटर को, जिससे सेंटर स्ट्रॉन्ग हो। अपॉइंटमेंट्स और स्टेट जो गवर्नर्स है वो भी सेंटर करेगा, स्टेट सेंटर को स्टेट, एडवाइस जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा जब भी हमारा प्रेसिडेंट मांगता है ना, वो कौन मांगेगा, वो भी सेंटर ही मंगवाता है, तो इस तरीके से सेंटर को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करने की बात कही है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते तो इन्होंने डीपीएस भी लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट, द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के नॉमिनेशन के बारे में न्याय लिया है, लेकिन इलेक्शंस क्या और मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा वो भी हमने यहाँ से लिया, तो ध्यान रखना है। आयरिश से हमने इलेक्शन लिया है, यहाँ पे इम्पीचमेंट यूएस से लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। राज्यसभा का नॉमिनेशन यहाँ से लिया है, लेकिन हमने साउथ से लिया है, साउथ अफ्रीका से इलेक्शन। और साउथ अफ्रीका में क्या चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज़ बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, इसलिए मैंने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से लिया। फ्रांस से सबको पता है आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया। जापानीज से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय रूल लॉ लिया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। सोवियत से हमने क्या लेंगे, सोवियत से हम ज़्यादा जस्टिस सोसाइटी के बारे में चीज़ें लेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडल्स ऑफ जस्टिस हमने लिए हैं। एंड वेमर कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या लेंगे, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन के बारे में ड्यूरिंग द इमरजेंसी, क्योंकि पता है वहाँ पे हिटलर था और हिटलर क्या कर देता था, बात बात में इमरजेंसी लगा देता था। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज दैट इज हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स।